नमस्कार सभी को। आज का हमारा जो लेक्चर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेक्चर नंबर 2, टॉपिक नंबर 2, क्लिनिकल एथिक्स इन द प्रैक्टिस ऑफ काय चिकित्सा। एक इतना इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट टॉपिक है ये, क्योंकि सिर्फ फिजिशियन बनना सफिशिएंट नहीं है। एक जिम्मेदार, संवेदनशील और नैतिक चिकित्सक बनना बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसी को ध्यान में रखते हुए ये हमारे सिलेबस में जोड़ा गया है पेपर फर्स्ट में NCISM की तरफ से, जो कि एक मस्ट नो टॉपिक है। ठीक है, तो बिना समय गंवाए आज का लेक्चर हम शुरू करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम क्या क्या सीखेंगे वो देखते हैं। लर्निंग जो ऑब्जेक्टिव्स है पेपर का, इस टॉपिक का, कि इस टॉपिक को ख़त्म करने के बाद में आप किस चीज़ों को समझने की कंडीशन में रहेंगे। तो डेफिनेशन ऑफ क्लिनिकल एथिक्स क्या है और इसके मीनिंग्स, स्कोप क्या है, स्पेशल रेफरेंस टू काय चिकित्सा। सेकंड, आप फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो है क्लिनिकल एथिक्स के और उनके एप्लीकेशन को डिस्क्राइब करने की स्थिति में रहने वाले हैं चैप्टर को ख़त्म करने के बाद में। पेशेंट और डॉक्टर के बीच जो रिलेशनशिप है उसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसको समझने की स्थिति में रहने वाले हैं। साथ ही एक अच्छी कम्युनिकेशन जो स्किल्स है वो कैसे डेवलप हो सकती है। ठीक है, कैसे आपको कम्युनिकेशन स्किल्स है वो डेवलप करनी है, और क्या क्या एथिकल और लीगल इश्यूज है वो प्रैक्टिस के दौरान आते हैं। हम आयुर्वेद के रेफरेंस में देखेंगे स्पेशली उसको। पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी और मेडिकल रिकॉर्ड्स जो है उसके बारे में हम समझेंगे इसके दौरान। साथ ही जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं उसको अप्लाई करना सीखेंगे। डिसीजन मेकिंग में वो किस तरह से हेल्प करते हैं। चिकित्सा के अभ्यास में जो रेस्पेक्ट है, प्रोफेशनलिज्म है, उनको समझना है हमें। फिर से हम रिवाइज कर लेंगे आउटकम्स क्या क्या है। क्लिनिकल एथिक्स को समझना, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डॉक्टर और पेशेंट के बीच में इस्टेब्लिश करना, इफ़ेक्टिव जो स्किल्स है हमारी उनको सीखना, प्रैक्टिस, रेस्पॉन्सिबिलिटी और लीगल आस्पेक्ट को समझना ना। जो प्रैक्टिस करनी है हमें वो रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में, और लीगल जो इश्यूज हैं उनको कैसे डील करना है वो सब हम इसमें सीखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं एथिक्स के इंट्रोडक्शन से। एथिक्स क्या होता है? एथिक्स जो है हमारा एक कोड ऑफ कंडक्ट है। क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट है ना। फिलोसफी की एक ब्रांच है एथिक्स, जो कि बहुत सारी एक कंडक्ट से रिलेटेड है, जिसमें हमें सिखाया जाता है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो सही और गलत का एक रिकॉर्ड है ना, मतलब कि कोड ऑफ कंडक्ट है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। एक सिंपल भाषा में अगर एक लाइन में मैं बोलूँ तो एथिक्स क्या होता है कि जब आपको कोई देख नहीं रहा है तब भी आपको सही चीज़ें करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम उसको चिकित्सा के संदर्भ में डिस्कस करेंगे, है ना। जो हमारा प्रोफेशन है मेडिकल, उसके रिलेशन में हमें इस चीज़ों को डिस्कस करना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्यों है एथिक्स पढ़ना, जैसे अभी हमने आउटकम्स के अंदर देखा, तो फिर से हम देख लेते हैं। ये जो नोट्स है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आप चाहें तो हिंदी में याद कर सकते हैं इसको, और इंग्लिश में आप कंफर्टेबल है तो उसमें भी लिख सकते हैं ना। तो पेशेंट और डॉक्टर के बीच में ट्रस्ट डेवलप करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ट्रीटमेंट करते समय आपका अपने पेशेंट के प्रति जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो यहाँ से शुरू होता है ना, कि ट्रस्ट अगर करेगा तो अच्छे से हिस्ट्री बताएगा वो, और मेडिसिन भी ठीक से लेगा ना। पेशेंट की सेफ्टी और डिग्निटी को इंश्योर करता है, ट्रीटमेंट आउटकम्स को इम्प्रूव करता है, साथ में जो रेस्पेक्टफुल केयर है उसको प्रमोट करता है। बहुत मिनिमम आपको लीगल और एथिकल प्रॉब्लम्स है वो झेलने पड़ेंगे अगर आप सही कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करते हैं तो। और बहुत इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी में जो आपका प्रोफेशन है इसके लिए आपको एक गुड जो इमेज है वो क्रिएट करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, तो ये अगर कोड ऑफ कंडक्ट हम ठीक से फॉलो करते हैं। कई बार क्या होता है कि कोई भी चीज़ हम गलत तब कर देते हैं जब हमें पता नहीं होता कि सही चीज़ क्या है और गलत क्या है। इसीलिए एथिक्स क्या बोला जा रहा है कि सही और गलत का जो एक पूरा रिकॉर्ड है कि आपको क्या चीज़ें सही करनी है क्या गलत करनी है। जब हमें पता ही नहीं है कि हम जो चीज़ कर रहे हैं वो गलत है तो फिर गलती तो हो जाएगी, है ना। तो कभी कभी गलतियाँ इसलिए भी हो जाती है कि हमें पता नहीं है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत। ठीक है, तो वो चीज़ कौन बताता है हमें? एथिक्स बताता है। ठीक है, इसलिए आगे बढ़ते हैं, लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं आगे। अब आयुर्वेद में देखिए आपकी
आयुर्वेद का जो हमारा अप्रोच है वो ज़्यादा एथिकल रहता है ना। आज जहाँ संहिता में बहुत जगह एथिक्स के लिए बात की गई है, चाहे खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय आप देख लो, है ना, चैप्टर नंबर 1 देख लिया सूत्र स्थान का, या रसायन चिकित्सा है, उधर बहुत जगह टाइम टाइम पर एथिक्स के बारे में बहुत सारा डिस्कशन है वो हमें मिल जाता है ना। तो आयुर्वेद का ये स्पेशल एक फ़ीचर है कि यहाँ पे एथिकल मॉरल वैल्यूज़ जो है हमारी, उसको बहुत इंपॉर्टेंस है वो दिया गया है। जैसे सत्य, अहिंसा, दया, है ना, सूची, आत्मीयता, पेशेंट की केयर जो है वो आचार्य बताते हैं कि अपने पुत्र के समान या अपने बंधु के समान ऐसे करनी है। ठीक है, तो आयुर्वेद का तो बहुत बड़ा रोल है इसके लिए। अब शुरू करते हैं हम हमारा जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है एथिक्स पढ़ने का। तो यहाँ पे आपको 5 चीज़ें ध्यान रखनी है। क्या क्या? ऑटोनॉमी, बेनिफिशेंस, नॉन माल इफेंस मतलब अहिंसा, जस्टिस, कॉन्फिडेंशियलिटी। क्या क्या है फिर से देख लेते हैं। इसके लिए आप चाहें तो ABCD ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं। A4 ऑटोनॉमी हो गया, है ना। B4 हमारा हो जाएगा बेनिफिशेंस। इसको एक एक को हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, है ना। फिर जैसे C है कॉन्फिडेंशियलिटी, इसको ऊपर लेके आ जाइए, तो ये हो जाएगा C से आपको ऐसे याद रह जाएगा। और इसको हम ट्रिक भी बना सकते हैं याद करने के लिए, जस्टिस और अहिंसा ना, किसी को हार्म नहीं पहुंचाना है। तो ये 5 ध्यान रखने हैं हमको। क्यों इम्पोर्टेंट है ये आप देख लेना। क्लिनिकल एथिक्स आयुर्वेदा प्रैक्टिस में अभी हम डिस्कस कर लिए हैं कि आयुर्वेद ज़्यादा इस पर फोकस करता है। अब जो ये 5 हमने लिखा है, ऑटोनॉमी, बेनिफिसेंस, एक्स्ट्रा, इन सबको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। दोनों फिर से आप हिंदी में देखना चाहें तो वहाँ देख सकते हैं, और इंग्लिश में देखना है तो उधर देख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक मीनिंग क्या है ऑटोनॉमी का? स्वतंत्रता ना, सेल्फ जो डिसीजन है वो लेने की कैपेसिटी। ये किसके रेफरेंस में है? ये रेफरेंस में है हमारे पेशेंट के, है ना, स्पेशल रेफरेंस टू पेशेंट। पेशेंट को स्वायत्तता है, अधिकार है उसको, किस चीज़ का? उसको अपनी जो डिजीज़ है उसके बारे में डिसीजन लेने के लिए वो क्या है? स्वतंत्र है ना। रोगी को रोग का उपचार का विकल्प चूज़ कर सकता है वो, उसको क्या क्या उससे लाभ हो रहा है, क्या क्या हानि हो रही है, उसकी पूरी जानकारी लेने की इच्छा है, उसकी अधिकार है ना। तो मतलब ऑटोनॉमी मीन्स रेस्पेक्टिंग द पेशेंट्स राइट टू मेक डिसीजन अबाउट देयर ओन हेल्थ केयर। जो और पेशेंट का जो ये डिसीजन है उसको हमें क्या करना है? सम्मान करना है ना, कि हाँ ठीक है, पेशेंट चाहता है आपसे ट्रीटमेंट कराना, वो स्वतंत्र है, चाहे तो वो आपको दिखाए या फिर आपके बगल में कोई OPD है उसको दिखाए, वो चाहे तो ये वाला दवा ले, नहीं चाहे तो नहीं ले, कोई सर्जिकल प्रोसीजर है वो चाहे तो कराए नहीं कराए, है ना, ये उसकी चॉइस है। ऑल अबाउट हीज और हर चॉइस। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको हम, और क्लियर हो जाएगा ये। क्या है? पेशेंट जैसे कि एलोपैथी मेडिसिन और आयुर्वेदिक मेडिसिन में से कुछ भी चूज़ कर सकता है। ठीक है, पेशेंट को अगर पता चल रहा है कि जो मेरी कोई भी सर्जरी होने वाली है तो मुझे इससे नुकसान ज़्यादा होगा फ़ायदे की बजाय, तो वो इसको डिनाई कर सकता है। ठीक है, मान लो आपने कोई प्रोसीजर उसको बोला कि वमन करा लो, विरेचन करा लो, वो मना कर सकता है कि मैं नहीं कराऊंगा। तो क्या करना है हमें? उसको हर चीज़ में मतलब स्वतंत्रता देनी है कि ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, मैंने पहले शुरुआत में बोला कि एथिक्स जो है वो क्या है? एक कोड ऑफ कंडक्ट है ना। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके साथ में रहता है कि सही और जो गलत है ना, उसकी परिभाषाएं सिचुएशन के अनुसार है वो बदल जाती है। ठीक है, कैसे? फर्दर इसको हम देखते हैं। लिमिटेशंस क्या है? निर्णय जो है पेशेंट का, उसकी रेस्पेक्ट तो हमें करनी है, लेकिन क्या क्या दिक्कत हो सकता है? पेशेंट इज़ नॉट कॉम्पिटेंट। ठीक है ना, क्या होता है कि पेशेंट को पूरी तरह से नॉलेज नहीं है। मान लो कि कभी वो अनकॉन्शियस है, मेंटली इल है, या फिर अभी इतना समझने की उसकी कैपेसिटी नहीं है ना, बीमार है, चाइल्डहुड स्टेज में है, तो उसके साथ में अटेंडेंट वगैरह रहेंगे और जो भी गार्जियन है वो सब रहेंगे। ठीक है, कभी इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे उसकी लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट हमें देने की नीड है, क्रिटिकल आवर्स में स्पेशली। तो अब हम उसकी जो स्वतंत्रता है, क्या उसको चूज़ करना है ना, उस पर नहीं जा सकते, क्योंकि क्रिटिकल आवर्स में आपको एक एक जो सेकंड है उसका इम्पोर्टेंस समझना पड़ेगा ना। तो ये एक लिमिटेशन आ जाता है। पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स में मान लो कि कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ हैं, जैसे कोविड चल रहा था। ठीक है, अब वहाँ पे इस तरह की जो ऑटोनॉमी है वो कहीं ना कहीं रिस्क जो है उसको बढ़ा सकता है। तो ये कुछ इसके लिमिटेशंस है। फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। ऑटोनॉमी का मतलब क्या था? सेल्फ जो डिटर्मिनेशन है,
पेशेंट की, उसको हमें रेस्पेक्ट करना है, ठीक है। तो ये अधिकार है पेशेंट का कि वो क्या चूज़ करना चाहता है, ठीक है। उसको निर्णय लेने की पूरी आज़ादी है और हमें उसके इस डिसीजन मेकिंग का रेस्पेक्ट करना है। एग्ज़ाम्पल हमने देख लिया, ये जो पेशेंट था हमारा उसके रेफरेंस में, और हमने इसका लिमिटेशन है वो भी डिस्कस कर लिया, ठीक। अगर हम ऐसा करते हैं कि डिसीजन मेकिंग में उसको हम मतलब वो जो डिसीजन लेना चाहता है उसकी रेस्पेक्ट करते हैं, तो पेशेंट और डॉक्टर का ट्रस्ट है वो डेवलप होता है, पेशेंट को सेटिस्फेक्शन है वो रहता है, ट्रीटमेंट के लिए जो उसकी कॉम्प्लियंस है वो इंक्रीज होती है, डिग्निटी जो है हर पर्सन का वो है तो वो बना रहता है, एथिकल और पेशेंट सेंटर्ड जो केयर है वो हम इसको प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। तो ऑटोनॉमी का इम्पोर्टेंस क्या है, लिमिटेशन क्या है, और उसका एग्जाम्पल हमने समझ लिया। एक और एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। ए 45-year-old पेशेंट ऑफ हाइपरटेंशन advised lifestyle modification and medication after knowing benefits and side effect, he refused medicine and prefers only diet and yoga, ठीक है। एक और इजी एग्जांपल है ये कि एक 45 साल का पेशेंट आपके पास आता है जो कि हाइपरटेंशन अभी अभी उसको डायग्नोस हुआ है, ठीक है। हमने उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस भी बता दिया और मेडिसिन भी बता दिया। जनरली न्यूली जो डायग्नोस केस है उसमें मेडिसिन से ज़्यादा रोल है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का, ठीक है। तो पेशेंट को पता चलेगा कि जो लंबे टाइम तक मैं मेडिसिन लूँगा उससे ये पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो वो मना कर सकता है कि नहीं, मुझे सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही दीजिए और मैं नहीं करूँगा ये ना कि जो भी खाना है, डाइट है उसकी, योगा है, ये सब। तो हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंटेड कर देना है उसको कि पेशेंट ने ये चूज़ किया है उसके कंसेंट के बाद में, और जो भी उसने डिसाइड किया है उसकी रेस्पेक्ट करनी है। जो अच्छा एक डॉक्टर होता है वो क्या करता है, पेशेंट के डिसीजन को रेस्पेक्ट करता है और उसको चॉइस प्रोवाइड करता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है जो लिमिटेशन हमने ऊपर देखा ये वाला, ठीक है, ये जो लिमिटेशन है ऐसा अगर नहीं है ना, इसीलिए तो सही और गलत की परिभाषाएं बदल जाती है एथिक्स में ना। अगर इस तरह के कोई सिचुएशन नहीं है जहाँ पे उसको इमरजेंसी डेवलप नहीं हो रही है, तब तक आपको क्या करना है, रेस्पेक्ट करना है। तो ये हो गया है फर्स्ट हमारा जो फंडामेंटल्स है, ऑटोनॉमी मतलब स्वायत्तता, स्वतंत्रता, सेल्फ डिटर्मिनेशन वो पेशेंट। नेक्स्ट नंबर 2, बेनिफिसेंस। बेनिफिसेंस का मतलब क्या है, एक्ट इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पेशेंट। पेशेंट के हित में कितना अच्छा आप कर सकते हैं वो करना है, ठीक है। रोगी के हित में कार्य करना है हमको ना। फिजिशियन का, वैद्य का कर्तव्य है कि पेशेंट की चाहे शारीरिक है, मानसिक है और सामाजिक है ना, जो पूरी जो हेल्थ की डेफिनेशन है उसके लिए मैक्सिमम एफर्ट करें। जो भी आप करने वाले हैं, जो भी डिसीजन लेने वाले हैं ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग, वो सारे क्या होने चाहिए, पेशेंट को मैक्सिमम हेल्प पहुंचाने वाले होने चाहिए ना, पेशेंट सेंट्रिक होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, हम सारे जो प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं उसको एक एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे ताकि आपको याद रहे और एप्लीकेशन सीख सकें। एक गरीब पेशेंट जो है उसको भी उतना ही चाहिए अटेंशन ट्रीटमेंट के लिए जितना कि अमीर को चाहिए, ठीक है। आगे भी ऐसा ही एग्जाम्पल एक आएगा। तो डॉक्टर क्या है, इसको प्रॉपर जो एक्सरसाइज है, डाइट है, ये सब लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए समझा रहा है, ठीक है। नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट और ये सब प्रोवाइड करा रहा है, उसको इनकरेज कर रहा है प्रिवेंशन के लिए और हेल्थ प्रमोशन के लिए ना। तो पेशेंट का जो बेस्ट इंटरेस्ट है उसके हित में काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने उसको सिर्फ मेडिसिन दे दिया है। जो एक होलिस्टिक अप्रोच है ना वो लेके चलनी है कि सिर्फ हम जानते हैं कि मेडिसिन जो है वो भी अकेले इफ़ेक्टिव नहीं है, ना ही डाइट प्लान है, और जो भी आपका लाइफस्टाइल है वो सारे चीज़ें रोल प्ले करती है एक हेल्थ को इस्टेब्लिश करने के लिए ना। तो पेशेंट को आपको हर जो पॉसिबल उसका डायमेंशन है वो समझाना पड़ेगा। अब इसका लिमिटेशन क्या हो सकता है, डॉक्टर शुड ऑलवेज बैलेंस बेनिफिशंस विद ऑटोनॉमी ऑफ पेशेंट्स चॉइस, ठीक है। ओवर जो प्रोटेक्टिवनेस है वो पेशेंट की फ्रीडम को कम कर सकती है, तो ये ध्यान रखना है। फैसिलिटी और रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड हो सकते हैं हमारे पास है ना। हो सकता है कि हम मान लो कि पेशेंट को कोई कॉस्ट इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट देना है और हम ऐसे सेटअप में हैं जहाँ पे हम ये नहीं कर सकते हैं, तो वो एक लिमिटेशन आ जाता है, ठीक है। लेकिन हमें इसको इग्नोर नहीं करना है ना, जस्टिस के साथ उसको प्रोवाइड कराना है। इससे क्या इम्पोर्टेंस होगा, फिर से ट्रस्ट बढ़ेगा पेशेंट का आपके प्रति,
आउटकम्स और रिकवरी उसकी फास्ट होगी, पेशेंट का सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, डिग्निटी और स्ट्रेंथ है मेडिकल प्रोफेशन की वो बनी रहेगी, और पेशेंट मॉरल ड्यूटी जो है फिजिशियन की वो इससे फुलफ़िल हो जाती है। तो सेकंड हम कवर कर चुके हैं। जैसे कि आयुर्वेद में भी देखो हिता हितम सुखम दुखम सब बताया गया ना, तो ये सारी चीज़ें हमें उसको एडवाइस करनी है। तीसरा है, इसको आप पहले सी देख लेते हैं हम, कॉन्फिडेंशियलिटी है ना। A4 हो गया ऑटोनॉमी, B हो गया हमारा बेनिफिसेंस, 3 C यानी कि कॉन्फिडेंशियलिटी। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये ना। जो आपका पेशेंट है उसकी हर जो चीज़ है वो आपको कॉन्फिडेंशियल रखनी है ना। प्रोटेक्ट पेशेंट्स इन्फॉर्मेशन, रोगी की व्यक्तिगत जो जानकारी है उसकी जो बातें हैं, ठीक है, और उसका रिकॉर्ड है उसको सुरक्षित रखना, और उसकी अनुमति के बिना उसकी जानकारी किसी को नहीं बताना, ठीक है ना। सिर्फ 2 केस में आप बताएंगे। फर्स्ट, जहाँ पे किसी तरह का लीगल इशू है ना वहाँ पर, और दूसरा जब पेशेंट के बेनिफिट के लिए आपको मान लो कि किसी फिजिशियन के साथ उसका केस डिस्कस करना है, तब वो भी पेशेंट की कंसेंट के बाद। तो ये अभी से आपको जो है अपने अंदर एक क्वालिटी डेवलप करनी है कि जो भी हिस्ट्री पेशेंट बता रहा है, जो भी उसकी डिजीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, रिकॉर्ड्स है, उसको आपको कॉन्फिडेंट है वो रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल फिर से ले लेते हैं हम, क्योंकि हम सब चीज़ों को एक एक एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे। डिस्कसिंग ए पेशेंट्स डिजीज़ विद फ्रेंड्स और रिलेटिव इज़ ए ब्रेक ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। आपने कोई पेशेंट की हिस्ट्री आज ली, आप घर पे रिलेटिव्स को फ़ोन करके बता रहे हो, दोस्तों को बता रहे हो, बहुत गलत है। पेशेंट की जो रिपोर्ट्स है उसको व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे शेयर करना अनएथिकल है ना। अभी रिसेंट हमने एक केस देखा था जहाँ पे कोई जो कैडेवर से रिलेटेड कुछ चल रहा था इश्यू है ना, तो ये सब चीज़ें गलत है। डॉक्टर को जो है पेशेंट की मान लो कि कुछ सेंसिटिव इश्यूज है, मान लो मेंटल इलनेस है ना, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, HIV वगैरह STDs है, इन सब की जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है वो लीक नहीं करनी है, ठीक है। किसी भी तरह का पर्सनल और प्रोफेशनल गेन के लिए आपको उसको यूज़ नहीं करना है। तो इसे कुल मिला के क्या करना है, प्राइवेट रखना है, ठीक है। ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, प्राइवेसी और सेफ्टी का मामला है, ठीक। अब लिमिटेशन, जो मैंने अभी बताया कि कब कब आप शेयर कर सकते हैं, उसमें अगर कब आप डिस्क्लोज करेंगे इसको, जब किसी लॉ के माध्यम से ना कोई कोर्ट ऑर्डर देता है आपको, मान लो कि इन्फेक्शियस डिजीज़ है उसकी रिपोर्टिंग करनी है ना, OPD में आते रहते हैं वहाँ, जैसे DM की तरफ से आदेश आता है कि जैसे कि कोई कालाजार का रोगी हो गया है ना, हेपेटाइटिस के रोगी है, या फिर हमारे पास जॉन्डिस के रोगी है ना, इन सब की जानकारी मांगी जाती है बीच बीच में, तब हमें देना पड़ेगा जानकारी। कभी हार्मफुल हो सकता है ना, जैसे मान लो कि पेशेंट का बिहेवियर है, आपको लग रहा है कि सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हो रही है, बहुत ज़्यादा वायलेंट हो रहा है ना, किसी को हार्म पहुंचा सकता है, तब बाकी लोगों की जहाँ पे जान बचानी है या पेशेंट की खुद की जान बचानी है, तब आप क्या कर सकते हैं कि उसको शेयर कर सकते हैं, ताकि उसके बेनिफिट के लिए ना ये चीज़ रहे। पेशेंट अगर कंसेंट देता है उसके बाद ही है ना, पेशेंट का जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रीटमेंट के लिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को देना ज़रूरी है, तब आपको दे सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। और वो फिर से जो है इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ट्रस्ट वाला तो हमेशा चलता ही रह रहा है हमारा ना। पेशेंट, इससे क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब उसे ये पता रहता है कि आप उसके ट्रस्ट को हमेशा बनाए रख सकते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करना चाहता है ना, और जितना अच्छे से शेयर करेगा उसका जो राइट डायग्नोसिस है वो बनाने में हमको हेल्प मिलती है। पेशेंट की डिग्निटी और राइट्स जो है, एक गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है ना, वो आर्टिकल 21 देता है हमें ना। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे आर्टिकल 21 जीवन की गरिमा का अधिकार है, तो पेशेंट की गरिमा से बनी रहती है। मिसयूज नहीं हो सकता उसकी इन्फॉर्मेशन का ना, कि आपने किसी को शेयर किया और वो पर्सन उसका मिसयूज कर लिया, वो नहीं होगा। फिजिशियन और हमारा जो प्रोफेशन है उसकी रेपुटेशन है उसको स्ट्रेंथनिंग मिलती है, ठीक है। लीगल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप इसके माध्यम से फुलफ़िल कर पाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंस है कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करके रखने का। ये बहुत इम्पोर्टेंट एक क्वालिटी है जो कि फिजिशियन में होनी चाहिए। तो बहुत बहुत अच्छा टॉपिक है ना, इससे आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। फिर ABC और ये हमारा आ गया है अब D, डू नॉट हार्म। ऐसे याद रखेंगे आपको इसको, हार्मफुल कोई भी आपका डिसीजन नहीं होना चाहिए ना। नॉन माल इफेंसीनेस इसको बोल सकते हैं हम, डू नॉट हार्म, ठीक है। ऐसे इसको याद कर लेंगे।
फर्स्ट, डू नॉट हार्म, इट इज़ ड्यूटी ऑफ फिजिशियन टू अवॉइड कोजिंग हार्म टू पेशेंट। पेशेंट को किसी भी तरह की हानि नहीं होनी चाहिए, ये हमारी फर्स्ट ड्यूटी है ना। अहिंसा, मन वचन कर्म किसी भी तरह से पेशेंट को क्या करना है, आपको दुख नहीं पहुंचाना है ना, यही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फिर से एग्ज़ाम्पल लेके समझते हैं इसको हम। किसी पेशेंट को कोई भी ड्रग दी जा रही है ना, तो उसको एलर्जी वगैरह तो नहीं है जिससे कि उसको दिक्कत हो जाए, ये हिस्ट्री टेकिंग में ही हमें देख लेना है, ठीक है। कोई भी सर्जरी जो हो रही है वहाँ पे प्रॉपर नॉलेज हमें होना चाहिए ताकि पेशेंट को हार्मफुल कुछ भी ऐसा नहीं हो आफ्टर सर्जरी। अननेसेसरी जैसे एंटीबायोटिक कुछ लोग लिख देते हैं ना, तो उसमें क्या हो सकता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के केसेस बहुत कॉमन है और साइड इफ़ेक्ट। तो हमें पता होना चाहिए कि क्या इसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है जो कि उसकी इलनेस को दूर करे, ना कि उसको कोई और बीमारी दे दे ना। जो हमारी आदर्श चिकित्सा है ना, कि जो कुपित हुए दोषों को समन करे और दूसरे कोई दोषों को उत्क्लेश नहीं करे, वो देख लेना है इसमें हमें ना। पेशेंट को आपने अगर किसी तरह का कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं, उसके पॉसिबल रिस्क फैक्टर्स है वो नहीं समझा है, ठीक है, ये ऐसा हो सकता है। इम्पोर्टेंस क्या है ये सब करने का, पेशेंट को एक तो हार्मफुल कुछ भी वो नहीं होगा, उससे वो बच जाएगा, अवॉइड कर सकता है। ट्रस्ट फिर से रहेगा, ट्रस्ट आप सब में देख सकते हैं। सेफ्टी और जो क्वालिटी है हेल्थ केयर की वो प्रमोट होगी। लीगल आस्पेक्ट्स कम रहेंगे, है ना। अगर ऐसा होगा तो मेडिको लीगल आस्पेक्ट हो सकते हैं, उससे हम बच सकते हैं। लाइफ की रेस्पेक्ट है वो बची रहेगी। फिर अभी मैंने बोला 21 जो आर्टिकल है वो। लिमिटेशंस क्या है, इन केस ऑफ इमरजेंसी कुछ रिस्क हमको लेना पड़ता है, ठीक है ना, पेशेंट की लाइफ को ध्यान में रखते हुए। रिस्क तो हर जगह है। कभी कभी पेशेंट को हम नहीं चाहते हैं ना कि इसको हार्मफुल कुछ भी हम इफ़ेक्ट है वो पहुंचाएं, लेकिन कंप्लीटली अवॉइड नहीं किया जा सकता ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है। पेशेंट को इन्फॉर्म्ड कंसेंट है वो हमें इसीलिए लेना चाहिए ताकि मिनिमम हम मतलब खुद को भी सेव कर सकते हैं उससे, और उसको भी है ना पहले समझा के कि ये आपको पॉसिबल ऐसा हो सकता है, लेकिन आपके ट्रीटमेंट के लिए ये सर्जिकल इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है या जो भी हम करने वाले हैं वो सब समझाने के बाद में है ना, कि हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, फिर भी अगर ऐसा हो सकता है तो उसके लिए पहले से कंसेंट ले लेनी है उसको, ठीक है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, हमारा डी हो गया है ना। फिर आता है बात जस्टिस, सबको समान व्यवहार से देखना है ना, फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल। जस्टिस का अर्थ है सभी रोगियों को निष्पक्ष भाव से समान रूप से उपचार देना। कोई आपके पास में मंत्री आ गया या कोई जानकार आ गया, पैसे वाला लोग आ गया, किसी भी बेसिस पे आपको भेदभाव नहीं करना है। जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक स्थिति या किसी भी अन्य कारण से रोगी के साथ पक्षपात नहीं करना है। एवरी पेशेंट डिजर्व इक्वल केयर एंड रेस्पेक्ट, ठीक है। बंधुवत, अपने पुत्रवत व्यवहार उसके साथ करना है, ऐसे आचार्य चरक और सुश्रुत बोलते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके लिए भी हम, जैसे कि पेशेंट को अमीर और गरीब ये सब साइड में रखते हुए ट्रीट करना है। सभी के साथ में इक्वल टाइम स्पेंड करना है आपको ना, कि हिस्ट्री टेकिंग में, समझाने में, काउंसलिंग में इक्वल टाइम आप लेंगे। किसी को प्रेफरेंस नहीं देना है, ठीक है। हाँ दे सकते हैं जब पेशेंट ओल्ड एज का है, और जैसे कभी कभी अभी लिमिटेशन में हम देखेंगे, वहाँ पे डिस्कस करेंगे इसको। सभी को जो है वो आपको फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करनी है जो नीड है और बेसिस है, आवश्यकता है, उससे बायसनेस नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब लिमिटेशन देखते हैं इसकी। सम पेशेंट में रिक्वायर इमरजेंसी प्रायोरिटी। अब ऐसा नहीं है कि मैं तो सबको एक ही तरह से देखूँगा, नहीं। एथिक्स फिर से याद रखना है कि सिचुएशन के हिसाब से सही और गलत बदलते रहते हैं इसमें ना, ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है एथिक्स का। तो इमरजेंसी में प्रायोरिटी देनी है, डिफरेंट ट्रीटमेंट बेस्ड जो मेडिकल नीड है उसमें और पर्सनल चॉइस में, ठीक है। अपना विजडम, विवेक यूज़ करना है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, यही सिखाता है एथिक्स पढ़ना आपको, है ना। मान लो कि एक और एग्जांपल हम देखते हैं इसमें, कि आपके पास ऐसा कोई पेशेंट है जो कि ऐसे सर्विस से रिलेटेड है जहाँ उसका टाइम बहुत कीमती है ना, तो उस पर्सन को हमें पहले प्रायोरिटी हम दे सकते हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है इसमें। इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा, फिर से वैसे ही इंपॉर्टेंस है सारे ना, एक डिफरेंट है उसको देख लेते हैं। कॉन्फ्लिक्ट और जो कंप्लेंट्स है उसको रिड्यूस करेगा, पॉजिटिव एनवायरनमेंट है वो क्रिएट कर सकता है, और पेशेंट के सेटिस्फेक्शन और लॉयल्टी है वो बनाए रखता है ना। इक्वलिटी और फिर से इंटीग्रिटी है वो बना के रखता है। समानता का अधिकार भी हमारे संविधान में दिया गया है, तो हम उसको भी फुलफिल इसको करते हुए कर सकते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी हमने देख लिया था। इक्विटी,
प्रोवाइड इम्पार्शियल केयर, उसके जैसा ही, जस्टिस के जैसा ही है, ठीक है ना। डिलीजेंस, आपको केयरफुल और अटेंटिव रहना है ट्रीटमेंट के दौरान, है ना। पूरी रोगी की जांच, निदान, चिकित्सा और अनुवर्ती देखभाल में, मतलब जो फॉलोअप्स है उसमें छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना पड़ेगा, है ना। कुछ भी लापरवाही से क्या हो सकता है, त्रुटि हो सकती है और रोगी को हानि पहुंच सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। मान लो कि आपने पेशेंट को अच्छे से नहीं सुना है ना, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ आप क्या करोगे, लूज़ कर देंगे, है ना। नॉट लिसनिंग केयरफुली टू सिम्टम्स में लीड रॉन्ग डायग्नोसिस, छोटा सा आपको क्लू मिल सकता था अच्छी हिस्ट्री लेने से, तो डायग्नोसिस आपका गलत हो सकता है ना। तो हिस्ट्री टेकिंग के दौरान, जनरल एग्जामिनेशन के दौरान ही आपको सावधान रहना है। डाउट है तो री एग्ज़ामिन कर लेना है ना। थोड़ी सी चीज़ को भी इग्नोर करने पे सीरियस उसके आपको हैजार्ड्स देखने को मिल सकते हैं ना। रेगुलर फॉलोअप्स हेल्प करते हैं अर्ली डिटेक्शन और कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट करने में। रिकॉर्ड्स को अच्छी तरह से देखना है, प्रोग्रेस को आपको अच्छे से उसको मॉनिटर करना है, फॉलो ट्रीटमेंट्स को अच्छे से केयरफुली फॉलो करना है आपको, और कंटिन्यूस लर्निंग एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना है। एक्यूरेट जो हमारा रिकॉर्ड होता है वो आपको बेटर और कंटिन्यू केयर के अंदर हेल्प करता है। फिर से इम्पोर्टेंस देखते हैं पहले। ऐसा करने से क्या होगा, मेडिकल एरर्स नहीं आएगी, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट एक्यूरेट रहेगा, पेशेंट सेफ्टी इंश्योर करेंगे हम, ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे, रेपुटेशन है फिजिशियन का वो इन्हेंस होगा। अब बात आती है लिमिटेशंस की, है ना। ह्यूमन की लिमिटेशन है कि थक जाता है वो, बहुत सारे पेशेंट आ गए मान लो, स्ट्रेस भी होता है ना, काफ़ी मतलब ऐसा इजी प्रोफेशन नहीं है, बहुत दिक्कत है। लिमिटेड सोर्स रहते हैं आपके पास में, है ना। हाँ, जो है कंप्लीट इवेल्युएशन में आपको क्या कर सकते हैं, वो रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। कभी कभी कुछ कंडीशन ऐसी होती है बेस्ट एफर्ट से भी डायग्नोस नहीं हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें युक्तिपूर्वक काम करने हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं। एक बार फिर से ब्रीफ रिवाइज कर लेते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट था ये टॉपिक, क्लिनिकल एथिक्स इन द प्रैक्टिस ऑफ काय चिकित्सा, वो हमने देखा। क्योंकि एक अच्छा सिर्फ ट्रीटमेंट करने से अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता, संवेदनशील होना आवश्यक है, नैतिक होना आवश्यक है ना। और जो करंट टेम्परामेंट चल रहा है उसके हिसाब से आपको डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो लेने आनी चाहिए, उसमें एथिक्स बहुत रोल प्ले करता है, ठीक है। फिर हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखे, इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। उसके बाद हम एथिक्स क्या था ये देखे। फिर हमने फंडामेंटल्स देखे ABCDE करके। ऑटोनॉमी डिटेल में हमने पढ़ लिया, स्वायत्त, पेशेंट का डिसीजन है उसको हमें रेस्पेक्ट करना है। एक एक एग्जांपल जो हमने देखा वो ध्यान रखेंगे। बेनिफिसेंस देख लिया हमने, पेशेंट के लिए बेस्ट जो आप कर सकते हैं वो करना है, लेकिन उसका भी इम्पोर्टेंस है और कुछ हमारे पास लिमिटेशन है, ये डिस्कस किया। कॉन्फिडेंशियलिटी हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि पेशेंट की इन्फॉर्मेशन को आपको किसी के साथ में साझा नहीं करना है, कब कब करना है वो हमने देखा। पेशेंट को हार्म नहीं पहुंचाना है ना, किसी तरह का उसके साथ में गलत कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, जस्टिस सबके साथ रखना है, इक्वल बिहेवियर रखना है, इक्विटी प्रोवाइड कराना है, वो एक ही बात है। डिलीजेंस है ना, ध्यान से सुनना है हर चीज़ को। तो यहाँ तक हम रखते हैं इसको। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर पढ़ेंगे डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप और आगे की चीज़ें। थैंक यू।